HTW के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आप देखें कि इंडियन डिफेंस स्ट्रेटजी में आर्म फोर्सेस और एयर फोर्स इन दोनों का को काफ़ी प्रोमिनेंस मिला है। लेकिन अब रिसेंट के दिनों में और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट ने एक कॉन्शस चेंज लाया अपने स्ट्रेटजी में। और इसके बाद अगर हम देखें कि इंडियन नेवी के रोल में एक सर्टेन इंक्रीजिंग और ग्रोइंग इम्पोर्टेंस दिख रहा है। और ये तो सबसे हम देखें कि दिवाली में जो प्राइम मिनिस्टर की एक ट्रेडिशन है कि वो आर्म फोर्सेस के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो नॉर्मली वो आर्म फोर्सेस में स्पेशली बॉर्डर एरियाज में जो डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ जाते हैं। लेकिन इस बार उनकी विजिट INS विक्रांत में, और उससे एकदम क्लियर करके पता चल रहा है कि नाउ गवर्नमेंट इज गिविंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस टू इंडियन नेवी इन इंडिया इन इट्स स्ट्रेटजिक कैलेंडर्स। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर या उसके पहले भी आप देखें कि अभी तक जो इंडिया के चाइना और पाकिस्तान के साथ 5 युद्ध हुए हैं, यानी 1948, 1962, 1965 एंड 71, देन 99, ये 5 में केवल 1971 में इंडियन नेवी का एक प्रोमिनेंट रोल दिखा, और जिसमें इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया, जिसमें एक कराची एयरपोर्ट पर सरप्राइज अटैक किया गया और वहाँ पाकिस्तान के 2 वारशिप्स उनको डिस्ट्रॉय किया गया। साथ में उसके जो ऑयल स्टोरेज टैंक थे उससे भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया। इसके अलावा इंडिया की जो इंडियन नेवल फोर्सेस थे उन लोगों ने पाकिस्तान के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों ही कोस्ट को ब्लॉक किया, ताकि जो भी उसके जो फोर्सेस, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय है या इवन इंडियन अपने जो उसके वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया के साथ वहाँ डिप्लॉय हुए थे, उसके जो सप्लाई लाइन को डिसरप्ट करने के लिए इंडियन नेवी ने ये स्टेप लिया। लेकिन अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, इंडियन एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस आर्मी के तो रोल है ही, लेकिन इसमें वी शुड टेक होलिस्टिक अप्रोच। यानी हमें अपने जो एनिमी है उसको केवल लैंड बॉर्डर को ही पर उसको कन्फ्रंट नहीं करना है, उसके जो वीक पॉइंट्स हैं उसे भी, खास करके जो नेवल एरियाज में आप देखें कि पाकिस्तान की नेवी ऐसे ही वीक है, तो पाकिस्तान के साथ अगर हम उसके आर्मी को हम इंगेज करें, आर्मी और एयरफोर्स दोनों को, तो उसमें कोई बहादुरी नहीं है। इसमें होता है कि यदि हम उसके जो वीक पॉइंट है, उसके जो नॉर्मली हम जिसको कहते हैं कि दुखती रग पे हाथ डालना, यानी जो हमारे एनिमी का जो वीक पॉइंट है उसको हम एक्सप्लॉइट करें। तो एक तरफ तो हम उसके एयरफोर्स और आर्मी दोनों को ही इंगेज करें और साथ में हम अपने इंडियन नेवी को भी एक्टिवेट करें। इस टाइम में भी अगर आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में इंडियन नेवी वाज ऑलरेडी इन अरेबियन सी ऑन स्टैंड बाई मोड, लेकिन उनका कोई एक्शन नहीं था, वो जस्ट एक कह लें कि स्टैंड बाई मोड में था। अगर 1971 में तो वहाँ तो इंडियन नेवी का काफ़ी एक्टिव रोल रहा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। इसके तहत इसकी जो स्ट्रेटजी दिख रही है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि एक तो हम जो भी, जब भी हमारा अगर चाइना के साथ होता है या कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ होता है, तो हमें तीनों ही फोर्सेस को यानी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि इंडिया अपने को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में करता है, तो इसका मतलब है कि भाई इंडियन नेवी को तो ऑलरेडी एक्टिव होना ही पड़ेगा। इंडियन नेवी के को हमें इम्पोर्टेंस देना, अदरवाइज हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हमारी नेवी का जो रीजनल कंट्रीज हैं जो भी मेजर, उसके साथ अगर डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हम नहीं करेंगे, तो जब भी जरूरत पड़ेगी और जब भी क्राइसिस सिचुएशन हम एकाएक हैंडल नहीं कर सकते। और इसलिए गवर्नमेंट का एक फोकस है
कि जो भी मेजर कंट्रीज़ हैं इस रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन में खास करके, उसके साथ अपने जो मैरीटाइम कॉपरेशन या डिफेंस कॉपरेशन उसको स्ट्रेंथन करें। और इसी के तहत नाउ 2026 विल बी celebrated, or it will be observed as India ASEAN Year of Maritime Cooperation। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल में भी देखें कि भाई इंडिया का स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस एशियन कंट्रीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इवन यूएस, इस सब के साथ स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, लेकिन उस पर एक्चुअल जो प्रैक्टिकल कोलैबोरेशन है उसमें कोई खास अभी तक इजाफा नहीं हुआ था। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि नाउ दे आर मूविंग फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। अगस्त में आप देखें तो इंडियन नेवी और फिलीपींस नेवी दोनों का ही नेवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में हुआ। उसके बाद अक्टूबर में कई इवेंट्स हुए। 9 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया विजिट किए और वहाँ वो पार्टिसिपेट करने गए थे कि भाई फर्स्ट पहले कि डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग वो स्टार्ट किया गया उसके साथ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका एक पर्पस है कि नाउ एटलीस्ट दिस विल बी द हाईएस्ट फोरम विच विल गिव पॉलिसी डायरेक्शन, और इवन एक सर्टेन डायरेक्शन दिया जाएगा कि भाई दोनों कंट्री किस तरह से अपने कोऑपरेट कर सकती है और किस तरह से दोनों ही की जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। और इसीलिए दोनों ही कंट्री ने 3 पैक्ट भी साइन किया है, और वो पैक्ट बड़ा ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम है कि अभी जो स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस जो हम कर रहे थे, लेकिन वो कन्वर्जेंस केवल डिस्कोर्स तक ही लिमिट था, उसका हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। लेकिन नाउ बोथ कंट्रीज आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो अब जो है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे एक पैक्ट साइन हुआ, जिसके कारण है कि भाई अब दोनों ही ऑपरेशनल इंटेलिजेंस को आपस में शेयर करेंगे। दूसरी बात है कि एक एमओयू साइन हुआ सबमेरिन सर्च एंड रेस्क्यू, यानी जब भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, जब भी सबमेरिन रिलेटेड या अंडर वाटर कोई इमरजेंसी आएगी, तो उसमें दोनों ही कंट्री एक दूसरे को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करें, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल कॉपरेशन विल बी देयर इन अंडरटेकिंग दोज रेस्क्यू ऑपरेशंस। और तीसरी जो पैक्ट था वो था कि भाई ज्वाइंट स्टाफ डायलॉग, यानी ज्वाइंट स्टाफ यानी सीनियर लेवल पे दोनों ही आर्म फोर्सेस के बीच में भी एक डायलॉग हुआ। तो इस तरह से ये जो अभी तक था कि भाई एक पोस्चरिंग यानी डिफेंस के लेवल पर जो, या कह लें कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो केवल अभी डिस्कोर्स के लेवल पर था, नाउ इट इज़ कमिंग डाउन टू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ 13 अक्टूबर इंडिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में फर्स्ट टाइम एक नेवल एक्सरसाइज हुआ, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम दोनों में के बीच में एक्सरसाइज हो, और इसमें जो एंटी सबमेरिन वारफेयर या कहें कि नाइट बोर्डिंग, ये सब काफ़ी एडवांस लेवल पे एक फर्स्ट टाइम में ही बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मैरीटाइम रिलेटेड एक्टिविटीज है उसको किया गया। फिर इंडिया और जापान के साथ भी एक्सरसाइज हुआ है, जो 16 to 18 अक्टूबर को ही INS सह्याद्री, जो अपने आप में काफ़ी स्टील्थ फ्रिगेट है और काफ़ी एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट है, वो उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसमें फिर जो एक्सरसाइज का जो दायरा था वो काफ़ी कहने की व्यापक था। इसमें एडवांस एंटी सबमेरिन वॉरफेयर या इवन कहने की अंडर वाटर रिप्लेसमेंट, फ्लाइंग ऑपरेशन, मिसाइल डिफेंस ड्रिल, ये बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया गया था। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में जब से ट्रंप आया है तो उस समय से यूएस की जो पॉलिसी है वो काफ़ी डुलमुल हो गई थी। ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता कि वेदर यूएस इज स्टिल कमिटेड टू इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और नॉट, इस पर कहीं कोई, इसलिए कि अभी अगर आप देखें तो क्वाड की भी जो
समिट मीटिंग है वो भी अभी डायलेमा में है, इसलिए कि वो इंडिया ही होस्ट करने वाली थी और उसका था कि भाई अक्टूबर नवंबर में होगा इस महीने तक, लेकिन अभी तक कोई खास डेवलपमेंट उस पर नहीं हो रहा है। इवन ट्रंप का भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा कि ही विल बी अटेंडिंग दिस समिट और नॉट, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी पोस्टपोन टू नेक्स्ट ईयर। और इससे एक तो बात क्लियर हो गई कि यूएस की जब ये जो डिफेंस पोस्चर है इंडो पैसिफिक को लेकर वो जब अनसर्टेन है, तो इंडिया हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड टू फिल द वैक्यूम। और क्योंकि इस रीजन की जो भी कंट्रीज है, चाहे वो इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, सब का एक ही पर्पस है कि ये चाइनाज और इवन एशियन कंट्रीज को भी ले लें तो ऑल आर अफेक्टेड बाई, और इवन दे फियर द चाइनीज मिलिट्री असर्टिवनेस इन दिस रीजन। तो उसको काउंटर करने के लिए कोई भी एक कंट्री अपने आप में सक्षम नहीं है, इसलिए बेस्ट है कि भाई ये सारे जो रीजनल कंट्रीज है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, और इंडिया इज रेडी टू टेक द लीडरशिप इन दिस रीजन। और इनफैक्ट जिस तरह से इंडिया का जो कोऑर्डिनेशन, चाहे वो एशियान के साथ हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो या कहें कि जापान और साउथ कोरिया, इन सबों कंट्री के साथ जिस तरह से ये जो मेरी टाइम कहें सिक्योरिटी कॉपरेशन आगे बढ़ रहा है, तो उससे एक बात तो क्लियर है कि इंडिया इज प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर इन द रीजन। और इसका अगर आप देखें कि एक कहें कि एक पर्पस तो यही है कि भाई चाइना को एक सिग्नलिंग करना कि यू कैन नॉट यू नो you cannot go ahead as you are doing, or you cannot bully the smaller countries or even your neighboring countries। तो इसीलिए चाइना को एक मैसेजिंग दिया जा रहा है थ्रू कलेक्टिव cooperation, और इनफैक्ट दिस मैसेज हैज ऑलरेडी रीच चाइना, बिकॉज चाइनीज को भी इसका अंदाजा हो गया कि भाई यूएस के पीछे हटने से हमारे लिए कोई फ्री स्पेस नहीं मिल जाएगा, वी वोंट हैव वॉक ओवर। और इसीलिए आप देखें कि चाइनीज़ जो थिंक टैंक हो या उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट, वो सब ये बात को शो करता है कि दे आर वेरी मच कंसर्न। क्योंकि जब इंडिया और फिलीपींस के बीच में ये जो नेवल एक्सरसाइज हुआ, तो उस समय चाइनीज़ नेवी और पीएलए का स्टेटमेंट देखें तो दे टर्म इट एज डीस्टेबलाइजिंग मूव। और इनफैक्ट जब ये एक्सरसाइज हो रहा था तो चाइनीज नेवल फोर्सेस वेयर शैडोइंग देम। तो इससे ये पता चलता है कि हाउ मच कंसर्न दे आर एट दिस डेवलपमेंट। इनफैक्ट एक उसके जो एक्सपर्ट हैं चाइना एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, सू लिपिंग, तो उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, दिस इज़ वेरी अनवाइज एंड अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। चाइनीज़ जो फॉरेन मिनिस्ट्री का भी स्टेटमेंट आया कि भाई नो थर्ड कंट्री हैज़ द राइट टू इंटरफेयर एंड स्टार्ट ट्रबल इन द रीजन, दिस विल डिस्टर्ब रीजनल पीस। अब चाइना इतना कंसर्न हो गया कि भाई इंडिया ने जैसे ही, उनको तो लग रहा था कि भाई जैसे ही यूएस विड्रॉ कर रहा है तो नाउ वी विल हैव ए फ्री रन, नो अदर कंट्री विल चैलेंज आर माइट। लेकिन इंडिया जिस तरह से अपना ये करने के एक्टिव इंटरेस्ट शो किया, तो वो फिर से एक उनमें खलबली मच गई। और इसीलिए वो जो इंडियन मूवमेंट को और इंडियन आउटरीच को वो लोग डीस्टेबलाइजिंग समझने लगे। लेकिन अगर एक्चुअल में आप देखें तो दिस इज डीस्टेबलाइजिंग फॉर चाइना वन एलोन, बट फॉर अदर कंट्रीज it is a stabilizing force, क्योंकि at least there is a major country which is giving reassurance or even which is ready to collaborate with other countries to maintain a peaceful and free, peaceful and open environment in Indo-Pacific region. Or that was the purpose of Indo-Pacific strategy that US has launched. तो यूएस के विड्रॉ करने से इस पर कोई खास अंतर नहीं पड़ा, और इसीलिए उन लोगों में, माने खास करके जो चाइनीज़ थिंक टैंक्स हैं, उसमें एक खलबली सी मच गई। क्योंकि
अगर आप ये देखें कि चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल स्टडीज, इंटरनेशनल स्टडीज, तो उसका भी एक आर्टिकल छपा। उसमें भी उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश किया। तो उसमें भी उनका ये था कि भाई नाउ इंक्रीजिंग और इवन ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन द रीजनल कंट्रीज इज a new variable that cannot be ignored amid the shifting geopolitics. इसका मतलब है कि चाइना हैज गॉट द मैसेज एंड नाउ ऑल these countries should strengthen their mutual cooperation, and this will go a long way in containing the Chinese behavior. इसके बाद अगर आप देखें कि इंडिया का जो नेवल स्ट्रेटजी है वो यहीं तक सीमित नहीं है, इट हैज़ गॉन बियॉन्ड इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन के बियॉन्ड भी। इनफैक्ट अगस्त में ही इंडियन जो फ्रिगेट है वारशिप, दे पास थ्रू मेडिटेरेनियन एंड इन INS तमाल, उन्होंने उसने एक ग्रीक नेवल वेसल्स के साथ भी सौदावे जो नेवल पोर्ट है वहाँ भी एक्सरसाइज किया। उसके बाद सितंबर में फिर एक साइप्रस के भी नेवी के साथ इंडियन नेवल फोर्सेस और इंडिया और साइप्रस के बीच भी एक नेवल एक्सरसाइज हुआ। तो इससे इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी आप देख लें कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में टर्की ने एक बड़ा ही एक्टिव रोल प्ले किया था बाय स्ट्रेंथनिंग और बाय प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल हेल्प टू पाकिस्तान। और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने कहा कि ओके, इफ़ यू विल बी पेड इन द सेम कॉइन, यदि आप हमारे जो एनिमी है, हमारे राइवल है, उसे आप कॉपरेट करो तो ठीक है, यू विल गेट द सेम मेडिसिन। अब उस रीजन में अगर देखें मेडिटेरियन में, तो टर्की की जो एनिमिटी है और उसकी राइवलरी वो ग्रीक और साइप्रस के साथ है, तो फिर इंडिया ने इन दोनों ही कंट्री के साथ अपना रिलेशन बढ़ाना शुरू कर दिया, इनके साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया। और इसी के तहत ये दोनों जो एक्सरसाइज INS तमाल की हुई थी साइप्रस नेवी और ग्रीक नेवी के साथ, वो उसी का एक पार्ट था। और इनफैक्ट दिस हैज़ ऑल्सो गिवन द राइट सिग्नल टू टर्की एंड टर्की गॉट द मैसेज। इसलिए वहाँ के जो मीडिया में देखें तो इसके बारे में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि नाउ एथेंस या ग्रीक is roping in India to counter China, counter Turkey. And in fact, India has also a strategic motive. It is responding to Turkey's cooperation with Pakistan during Operation Sindoor. और पाकिस्तान के भी जो एक्सपर्ट हैं उसको भी वो भी इसको इसी पे में देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की को टर्की ने कॉपरेट किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, तो नाउ इंडिया इज कॉपरेटिंग विथ टर्कीज तुर्की के जो राइवल्स हैं उसके साथ, वो चाहे साइप्रस हो या ग्रीस हो। वहाँ के जो मुसाहिद हुसैन जो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं और वहाँ के एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, उनका भी यही कहना है कि दिस इज सिम्बॉलिक रिस्पॉन्स टू सब्सटेंटिव कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड तुर्की। तो इस तरह से आप देखें कि इंडिया नाउ इट इज नॉट ओनली प्लेइंग और an active role in Indo-Pacific region, but it is going beyond and giving a signal to its rival. If you mess with our rivals or you mess with us, then we will give you the same medicine. You will feel you will be paid in the same coin. और इस तरह से आप देखें कि Indian Navy now it is playing an active role in India's strategic calculus, or it is in fact ready to project its power not only within Indian Ocean or Indo-Pacific region, going beyond to far off places, other places में भी इनके जो रोल बढ़ता जा रहा है। और इसलिए ये जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अदर कंट्रीज के साथ, दैट विल go a long way in strengthening India's ability to project its power outside or to far off regions. So in the near time, it will be very interesting to see how Indian Navy evolves into a blue water navy. Thank you.